बिग फोर यानी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल 4 फर्म्स जो पूरी दुनिया की तमाम हाई प्रोफाइल कंपनियों के ऑडिट, टैक्सेशन और फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम देखती हैं। इन्हीं बिग फोर ऑडिट कंपनियों में शुमार है डेलॉयट, जो देश दुनिया की सभी बड़ी कंपनियों का फाइनेंशियल ऑडिट करती है। लेकिन जब परीक्षा लेने वाला ही चोरी करते पकड़ा जाए तो स्कूल और एग्जामिनेशन सिस्टम दोनों पर सवाल तो उठेंगे ही। ऐसा ही नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी की ओर से डेलॉयट जैसी मल्टीनेशनल ऑडिट फर्म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के बाद हो रहा है। 23 दिसंबर को एनएफआरए ने डेलॉयट हैस्किंस एंड सेल्स एलएलपी पर 2 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। इतना ही नहीं, इसके 2 रिटायर्ड पार्टनर्स के ऊपर भी जुर्माना लगाया और उन्हें 5 से 7 साल के लिए ऑडिटिंग से बैन भी कर दिया। मामला था जी एंटरटेनमेंट की 2018-19 और 2019-20 की ऑडिट रिपोर्ट में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का। पूरी बात बताएंगे और समझाएंगे कि रेगुलेटर को क्या गड़बड़ियां मिली, लेकिन पहले बात डेलॉयट की। इस जुर्माने ने डेलॉयट की साख और उसकी क्रेडिबिलिटी पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले भी डेलॉयट दुनिया के तमाम देशों के रेगुलेटर्स के निशाने पर आ चुका है और नतीजे के तौर पर कई सारे जुर्माने भुगत चुका है। ये मामला आपको सामने से जितना सीरियस दिख रहा है, हकीकत में उससे कहीं ज्यादा है। हो सकता है कि आपके दिमाग में ये बात आए कि ऑडिट रिपोर्ट ही तो गलत है, ऐसा कोई अपराध तो नहीं कर दिया। यकीन मानिए कि ये किसी अपराध से कम भी नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि एक ऑडिट रिपोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है और कैसे ये आपकी और हमारी लाइफ से, हमारे पैसों से जुड़ा है। पहले बात ऑडिट की। ऑडिट रिपोर्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंटरनल कंट्रोल्स की इंडिपेंडेंट असेसमेंट रिपोर्ट होती है, जिस पर रेगुलेटर से लेकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भरोसा करते हैं। ऑडिट रिपोर्ट ये दिखाती है कि कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में ट्रांसपेरेंसी रखती है, जिससे कंपनी से जुड़े स्टेक होल्डर्स को कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में सही जानकारी मिलती है। क्रेडिटर्स यानी बैंक इसी रिपोर्ट के आधार पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का फैसला करते हैं और आप यानी रिटेल निवेशक इसकी रिपोर्ट के आधार पर अपने निवेश का फैसला करते हैं। अगर आप सीधे निवेश नहीं भी करते हैं तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स इसी रिपोर्ट के आधार पर निवेश का फैसला करते हैं। कंपनी का बोर्ड और टॉप मैनेजमेंट इसी आधार पर मैनेजमेंट से जुड़े अहम फैसले करता है। रेटिंग एजेंसीज इसी के आधार पर रेटिंग तय करती है। ब्रोकर्स अपनी रिपोर्ट बनाते हैं और कंपनीज के क्लाइंट्स भी इसी आधार पर अपने बिजनेस का फैसला करते हैं। यानी इतनी सारी चीजें जुड़ी हैं एक ऑडिट रिपोर्ट से। अब इमेजिन करिए कि ये ऑडिट रिपोर्ट ही गलत हो जाए तो क्या होगा। बैंक, रेटिंग एजेंसीज, ब्रोकर्स, टॉप मैनेजमेंट, कंपनी के क्लाइंट्स और कंपनी के इन्वेस्टर यानी आप सबका फैसला गलत हो जाएगा। उम्मीद है कि आप ऑडिट रिपोर्ट की सीरियसनेस को अब समझ गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं डेलॉयट की उस गलती की जिसकी वजह से एनएफआरए ने उस पर जुर्माना लगाया। एनएफआरए भारत सरकार की तरफ से कंपनियों के ऑडिट और फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स का रेगुलेटर है। इस रेगुलेटर ने जी एंटरटेनमेंट के 2018-19 और 19-20 की ऑडिट रिपोर्ट का सुओ मोटो रिव्यू किया। इस रिव्यू के बाद एनएफआरए को यह पता चला कि डेलॉयट और उसके पार्टनर ने कंपनीज एक्ट के तहत दी गई प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटीज और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन ही नहीं किया। एनएफआरए ने पाया कि सितंबर 2018 में एसएल ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर और जील के चेयरमैन ने येस बैंक को एक लेटर लिखा और जी एंटरटेनमेंट की तरफ से किए गए 200 करोड़ रुपए के एफडी को एसएल ग्रुप की दूसरी कंपनी एसएल ग्रीन मोबिलिटी को लोन देने के लिए गारंटी के तौर पर रखने की बात कही। येस बैंक ने जुलाई 2019 में इस फिक्स डिपॉजिट से ग्रुप की 7 कंपनियों के लोन को सेटल कर दिया। पेंच ये था कि इस फिक्स डिपॉजिट के पूरे सर्कुलेशन की जानकारी जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड को थी ही नहीं, जो ये दिखाता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के तौर पर डेलॉयट ने इस मिस रिप्रेजेंटेशन को ना तो आइडेंटिफाई किया और ना ही रिपोर्ट किया, यानी वो अपनी ड्यूटी में पूरी तरह से फेल रहा। इसके बाद ऑडिट फर्म और उसके 2 ऑडिटर्स को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उनके जवाब को रिव्यू करने के बाद एनएफआरए ने इस जुर्माने का फैसला किया। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा ऑडिट फर्म जो बिग 4 का हिस्सा हो, देश की तमाम बड़ी कंपनियों की ऑडिट करता हो,
अगर उसकी रिपोर्ट भी भरोसे के लायक नहीं है तो ये मामला कितना गंभीर होगा। कम से कम डेलॉयट से तो एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और रेगुलेटरी कंप्लायंस की उम्मीद की ही जा सकती है। ये गड़बड़ी डेलॉयट के ग्लोबल रेपुटेशन पे न सिर्फ एक धब्बा है बल्कि उसके ऊपर से क्लाइंट्स का विश्वास भी उठाने वाला है। बात सिर्फ भारत में हुए इस एक्शन की नहीं है। चलिए हम आपको ऐसे 5 रेगुलेटरी एक्शंस के बारे में बताते हैं जो कई देशों के रेगुलेटर्स ने डेलॉयट और उसके एसोसिएट्स के खिलाफ लिए हैं। इसी साल अप्रैल में पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड ने इंडोनेशिया और फिलीपींस में डेलॉयट एफिलिएट्स पर $1 मिलियन का जुर्माना लगाया। आरोप था ऑडिट में गड़बड़ी, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को पूरा करने में कमी और एथिकल कंडक्ट का फॉलो न करना। चीन में तो डेलॉयट को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही तरह के रेगुलेटर्स की स्क्रूटनी से गुजरना पड़ा। सितंबर 2022 में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने डेलॉयट की चाइनीज एफिलिएट पर $20 मिलियन का फाइन लगाया। आरोप था कि कंपनी अपने क्लाइंट्स को खुद ही अपना ऑडिट वर्क पूरा करने को कह रही थी, जो कि ऑडिट स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन था। इसके बाद मार्च 2023 में चीन के रेगुलेटर ने चाइना हुआरांग एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऑडिट में गड़बड़ी और खराब ऑडिट क्वालिटी के चलते करीब $31 मिलियन का जुर्माना लगाया और 3 महीने के लिए पूरा ऑफिस सस्पेंड कर दिया। सितंबर 2023 में कोलंबिया में डेलॉयट एंड टूशे एसएएस पर $9 लाख का जुर्माना लगा। आरोप वही थे, ऑडिट के स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं करना। कनाडा में भी डेलॉयट को ऐसे ही आरोपों की वजह से $15 लाख का जुर्माना लगा। मलेशिया में भी डेलॉयट को $80 मिलियन का जुर्माना लगा था। इससे पहले यूके अथॉरिटीज ने €15 मिलियन का फाइन लगाया था। मामला था 2009 और 2011 के बीच सॉफ्टवेयर कंपनी ऑटोनॉमी के ऑडिट में फेल होने का। ये सारे मामले ये बताते हैं कि बिग 4 में शामिल होने का तमगा लिए पूरी दुनिया में घूम रहे डेलॉयट को अपने ऑडिटिंग सिस्टम में सीरियस ओवरहॉलिंग की जरूरत है। साथ ही ऑडिटिंग के बिजनेस को गंभीरता से भी लेने की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली ये लोगों की जेब का मामला है, उनकी गाढ़ी कमाई का मामला है, देश के वित्तीय संस्थाओं के फैसलों का मामला है। इसके साथ ही उम्मीद है एनएफआरए ऐसे ही सुओ मोटो रिव्यू करता रहेगा ताकि देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और रिटेल निवेशकों को सही ऑडिट रिपोर्ट मिले और वो अपने फैसले उनके आधार पर कर पाए। लेकिन सवाल एक और भी है, इतने बड़े लैब्स के लिए सिर्फ 2 करोड़ की पेनल्टी काफी थी या दूसरे देशों की तरह और स्ट्रिंजेंट एक्शन लिए जाने चाहिए थे? इस पूरी स्टोरी पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनर्स के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से जुड़े रहें।